हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ GK। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ज्योग्राफी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ सेट नंबर 4। ऑलरेडी जो 3 पार्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं, जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। इस पर अभी हमने पॉलिटी की एक नई PDF को लॉन्च किया है आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए। जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं काफ़ी सिलेक्टेड हैं और जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो सभी के पर्सपेक्टिव से ये PDF आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण के तौर पर जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस द वेरियस टोपोग्राफीज ऑफ द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यू एंड प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड। तो आपसे पूछा है कि हमारी पृथ्वी पर जो आप अलग अलग टोपोग्राफी देखते हो, जैसे कि माउंटेन्स देखते हो, वैलीज देखते हो, प्लेट्यूज देखते हो, प्लेन्स देखते हो, ये कैसे बनते हैं। तो ध्यान रखना, जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है वो 2 प्रक्रियाओं के कारण से होता है। पहली प्रक्रिया होती है आंतरिक और दूसरी होती है बाह्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं तो ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें अलग अलग जो है स्थल आकृतियाँ या फिर आप कह सकते हो कि टोपोग्राफीज़ ये देखने के लिए मिलती हैं। बाह्य की अगर हम बात करें तो देखिए, कई बार लगातार अगर कोई चीज़ टूटती रहती है या फिर कोई लगातार चीज़ बनती रहती है तो उस कंडीशन में भी जो है वहाँ पर इन सब चीज़ों का निर्माण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस महासागर में केप कैमरून स्थित है। तो केप कैमरून की बात करें तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आप मैप में लोकेशन देख सकते हो केप कैमरून की, ये तमिलनाडु वाला आपका रीजन है, यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा केप कैमरून। नीचे आपको यहाँ श्रीलंका देखने के लिए मिलेगा। श्रीलंका और ये जो भारत है इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो केप कैमरून की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो वो है आपकी अरावली पर्वत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंजेस। तो ये है आपका अरावली पर्वत। लेकिन अभी क्या है ना कि अपरदन के प्रक्रिया की वजह से, यानी कि इरोजन की वजह से जो ये श्रृंखला है वो धीरे धीरे घिस गई है और अब इसकी जो हाइट है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, यूराल माउंटेन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉकी माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ये देखने के लिए मिलेगा और अपलेंशियन माउंटेन ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, यानी कि द माउंटेन ऑन विच देयर आर ऑलवेज फ्रोजन रिवर ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। पहली स्टेटमेंट आपके पास ये है। दूसरी स्टेटमेंट है कि पर्वतों के एक ऐसा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला है, 2 आपके पास कथन दिए गए हैं, तो आपको सही करके नहीं बताना है कि कौन सा इनमें से सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए, अगर बर्फ़ जमी रहती है किसी भी पर्वत पर तो उसे ग्लेशियर कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया कि मतलब जिन पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पर उनको ग्लेशियर या फिर हिमानी कहते हैं। और दूसरा कथन आपका ये है कि जब पर्वत एक से क्रम में जुड़े रहते हैं तो उन्हें श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि आप हिमालय की बात ले लो, हिमालय में क्या है,
आपके पास 3 अलग अलग यहाँ पर रेंजेस देखने के लिए मिलेगी, जो उनको अलग अलग हमने डिवाइड किया हुआ है। तो वो भी एक तरीके की क्या बना रहे हैं, श्रृंखला ही तो बना रहे हैं। जैसे कि हिमालय हो गया, एंडीज़ हो गई, एल्पास हो गए, तो ये सभी जो है वो एक क्रम को बनाते हैं, तो उसे श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, या आप देखिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि जो हिमानी है यानी कि ग्लेशियर, तो बर्फ़ जमी रहती है तो उसको ग्लेशियर कहते हैं। और अगर कोई भी पर्वत एक श्रेणी में हो, एक सीरीज़ में हो, तो उसको श्रृंखला या फिर आप कह सकते हो बेसिकली रेंजेस, ठीक है। तो ये भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ या शिखर जो है उनकी शंक्वाकार होते हैं, तो ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पर्वतों को कहा जाता है वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दूंगी हिमालय, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक और फोल्ड माउंटेन है जिसका नाम है एल्पास, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय प्रेशर को मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, लैक्टोमीटर इसका इस्तेमाल करते हैं दूध की शुद्धता को मापने के लिए, यानी कि जो प्योरिटी ऑफ मिल्क, इसको मापने के लिए। थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तापमान के लिए, और मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मेज़र करने के लिए। फिर मोना किया पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो मोना किया पर्वत की अगर हम बात करें तो मोना किया पर्वत ये आपको देखने के लिए मिलेगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित मोना किया पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। और इसकी जो ऊंचाई है ना वो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब प्रशांत महासागर की बात आई है तो देखिए, जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी महासागर हैं, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और इसमें एक गहरा पॉइंट है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और टोटल कितने ओशियन है हमारे पास? तो ये है 5 ओशियन, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार ये है आपका तिब्बत का पठार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये आपका ध्यान रखना। और इसकी जो ऊंचाई है ना वो समुद्र तल से लगभग 4000 से 6000 मीटर ऊपर है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब पठार क्या होता है? तो देखिए, जो नॉर्मल आपकी लैंड होती है, जैसे कि सपोज़ करो ये आपकी लैंड है जहाँ पर आपके घर बने हुए हैं, ठीक है, घर भी कैसा ही बना है, हाँ, जैसे कि आपके घर बने हुए हैं, तो इसके आसपास ही कोई ऐसा जगह होगा जो आपकी ज़मीन से काफ़ी ऊंचा उठा होगा, मेज़ के आकार का होगा, बिल्कुल प्लेन, तो उसे ही कहते हैं पठार यानी कि प्लेट्यू। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा प्लेट्यू तो ये है तिब्बत का पठार, ठीक है। इसके अलावा दक्कन के पठार की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा प्लेट्यू या पठार है वो कौन सा है? वो दक्कन का पठार ही है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है मीटीरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। 5 जो लेयर होती हैं बेसिकली एटमॉस्फेयर की, ये भी आप याद रख सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। भूकंप विज्ञान की बात करें तो भूकंप से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में पर्यावरण से संबंधित चीज़ें होती हैं, और पोमोलॉजी में फलों से संबंधित जो है वो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा है वायुमंडल का अध्ययन, तो सही आंसर होगा मीटीरियोलॉजी। फिर है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर
किन अक्षांशों के मध्य है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो है टोटल 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए इसका तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो कि नॉर्थ से लेके साउथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2933 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट से लेके ईस्ट की तो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है 3214, और अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट की बात करें तो डिस्टेंस होती है 1933। ठीक है, तो दोनों ही याद रखने हैं। यानी कि अगर आप जाओगे वेस्ट से लेके ईस्ट में तो डिस्टेंस कितनी होगी? तब होगी 2933। अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाओगे तो डिस्टेंस होगी 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? तो पश्चिम से लेकर पूर्व की अगर हम बात करें तो ये जो विस्तार है ये कितना है? तो ये विस्तार हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डिस्टेंस आप याद रख सकते हैं, तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है कर्क रेखा यानी कि 20 डिग्री एंड हाफ किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपसे पूछा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि है गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो आपको बताना है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जानिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आगे बढ़ोगे तो छत्तीसगढ़, देन आपका झारखंड, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा एंड देन मिज़ोरम। तो ये जो पूरे 8 स्टेट है यहाँ से आपकी होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप कहते हैं कर्क रेखा 20 डिग्री एंड हाफ। तो 8 के 8 स्टेट के नाम याद रखने, क्योंकि कई बार आप एग्जाम्स में पूछ लेते हैं डायरेक्टली, इम्पॉर्टेंट है। और ट्रिक से बेटर है आप विजुअलाइज करके देखें। जब आपको इंडिया का मैप याद होगा तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले गुजरात, उसके बाद क्रॉस होगा राजस्थान, फिर होगा छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, देन उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, देन त्रिपुरा और उसके बाद मिज़ोरम। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आ गए, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, त्रिपुरा भी है और मिज़ोरम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये जुड़ी हुई है किसके साथ, कितने देशों के साथ? तो ये है 7, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ लैंड बाउंड्रीज की बात हुई है, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला हो जाएगा पाकिस्तान, इधर ये अफ़गानिस्तान भी है, फिर ये है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितनी कंट्री हुई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 7 ऐसे देश हैं जो हमारे देश के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये लगती है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर डी। ये आप देख सकते हो बांग्लादेश का मैप, तो ये पूरी सीमा लगती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सबसे छोटी सीमा की बात करें तो लगती है अफ़गानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? तो 3 तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपकी सिक्किम और त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो सिक्किम है और जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से जो है वो दूसरे देशों से घिरे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम किस किस से घिरा हुआ है? तो ये नेपाल से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है और चाइना से घिरा हुआ है। जबकि त्रिपुरा की बात करें तो ये तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से एक ही कंट्री से घिरा हुआ है, तो वो है आपका त्रिपुरा। फिर है भारत के ऐसे कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो ऐसे जो राज्य हैं वो कितने हैं?
तो ऐसे राज्य हैं टोटल 7। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं किस पर, सबसे पहले हम आते हैं लद्दाख, जो कि हमारी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख जो बाउंड्री शेयर करता है वो किससे करता है, तो इधर हो गया पाकिस्तान, ऊपर है अफगानिस्तान और इधर हो जाएगा चाइना। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आए तो उत्तराखंड देखिए यहाँ पर ये बाउंड्री शेयर करता है नेपाल और चाइना के साथ। फिर यहाँ पर आएगा आपका सिक्किम, सिक्किम ये रहा, बाउंड्री शेयर करता है नेपाल और भूटान के साथ और साथ में चाइना के साथ। फिर आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये बाउंड्री शेयर करता है चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ। नीचे की तरफ आओगे तो आएगा असम, ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, ऊपर है भूटान और नीचे है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें यानी कि वेस्ट बंगाल की, तो कहाँ पर है, ये रहा। तो ये बाउंड्री शेयर करता है किस किस के साथ, तो ये बाउंड्री शेयर करता है बेसिकली बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। देखिए ये रहा पूरा मैप, तो भूटान, नेपाल और ये आ गया यहाँ पर बांग्लादेश। और मिज़ोरम की बात करें तो ये शेयर करता है किसके साथ, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री स्टेट मैंने बताए, तो पहला हो जाएगा लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 आपके यहाँ पर राज्य और यूटी हो जाएंगे। नेक्स्ट है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये जो नदी बहती है इसका नाम है नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नर्मदा नदी है वो उत्तर में विंध्य पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा, ठीक है, और उनके बीच में ये बहती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है ताप्ती नदी को लेकर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। तो पहली स्टेटमेंट है कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, ये स्टेटमेंट सही है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये एकमात्र नहीं होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ये एकमात्र नहीं है। इसके अलावा जो नर्मदा है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है, तो ये भी आपकी यहाँ पर जो है वो गलत है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उनका सही क्रम क्या है। यानी कि तो हिमालय माउंटेन है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, तो व्हाट इज़ देयर करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपसे इनका करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो करेक्ट ऑर्डर ये होगा आपका वहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 श्रेणी हैं आपकी, जो सबसे पहले महान या जो सबसे बड़ा ग्रेटर हिमालय होता है, फिर आपका मिडिल हिमालय एंड देन आपका शिवालिक हिमालय होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर नीचे दी गई नदियों के नाम को ध्यान से देखिए और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा बनाती है। तो नदी आपके पास जो दी गई है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो आपके पास 4 नदी है और आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए चारों की चारों जो नदी है यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और ये नदी अपने मुहाने पर यानी कि जो इनका माउथ होता है उस पर ये एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। तो सारी की सारी नदियां जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन करेंगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है यानी कि दिस इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है। तो ये बात सही है कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, मतलब इसका कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलता है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो ये बात भी सही है कि जो इसकी आकृति होती है वो
त्रिभुजाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी। अब डेल्टा क्या होता है, तो देखिए डेल्टा जो है ना वो स्थल का वो भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जैसे कि कोई नदी बहकर आ रही है सपोज, ठीक है, और ये भी गिरने वाली है कहाँ पर, सी में। तो यहाँ पर ये जो इसका एंटर मतलब एग्जिट पॉइंट होगा जब भी सी में एंटर करेगी तो यहाँ पर एक मुहाना ये बनाएगी जिसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। यानी कि जब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है तो उस जगह पर वो नदी का मुहाना बनाती है, तो उसे ही कहते हैं नदी का मुहाना। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारत का कौन सा द्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा भारत का द्वीप लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा भारत में 2 द्वीप समूह हैं, पहला है अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप उसमें से प्रवाल द्वीप बनाता है, तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। पंबन द्वीप की बात करें तो इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर मानसून शब्द की उत्पत्ति ये किस भाषा से हुई है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति ये हुई है अरबी भाषा के एक शब्द से जिसका नाम है मौसम। तो मौसम शब्द से जो है, जो कि अरबी का शब्द है, उसी से उत्पत्ति हुई है मानसून की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एग्जाम्स में पूछा गया है काफ़ी बार, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वो देखने के लिए मिलती है आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये वर्षा कैसे होती है, किस तरीके से पूरा इसका प्रोसीजर होता है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इन शॉर्ट में अगर आपको मैं समझाने लगूंगी तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मिस हो जाएंगे, तो आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जैसे आपका ये इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है सपोज़, और यहाँ पर आपका इक्वेटर है। तो यहाँ से कुछ विंड्स जो हैं वो आती है और यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से इन विंड की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, 2 डायरेक्शन में ये बढ़ती हैं और फिर इधर आके यहाँ पर जब ये लगती हैं तो वापस से जब इनका रिट्रेटिंग होता है तो ये आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ पर जाकर ये लौटती हुई मानसून वाली वर्षा करती है। मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। बाकी अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो एक सेपरेट वीडियो मैं मानसून से रिलेटेड आपके लिए लेके आ जाऊंगी जिसमें पूरा डिटेल से मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे इंडिया में मानसून आते हैं, कैसे बारिश होती है, कैसे चीज़ें होती हैं, सब मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो में समझा दूंगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में लौटता हुआ मानसून है यानी कि रिट्रेटिंग मानसून, तो उसके कारण जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, ऑप्शन नंबर डी। फिर नीचे दिए गए कथन और कारण है, तो आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, तो मतलब एक स्टेटमेंट है और एक इसका रीज़न है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या चीज़ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगी। तो पहला है कि भारत की जलवायु ये मानसूनी जलवायु है, यानी कि एक मानसून क्लाइमेट है, तो ये बात तो सही है। अब इसका कारण आपसे पूछे कि ये सही है या नहीं, तो कारण इसका दिया गया है कि भारत की जो स्थिति है वो उष्ण कटिबंध में होने के कारण यहाँ पर अधिकतर जो वर्षा है वो मानसूनी पवन से होती है, तो इसीलिए इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन देती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपको किसी भी जगह की क्लाइमेट कंडीशन को पढ़ना है, रिसर्च करना है, तो आपको वहाँ की स्थिति, उसकी ऊंचाई, समुद्र तल से कितनी दूरी है और कितना उसका रिलीफ है, ये सब आपको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप कह सकते हो कि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी होगी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से आप वर्षा देखने के लिए मिलेंगे। आप भारत में भी देख सकते हो, भारत की जो जलवायु है उसमें भी क्षेत्रीय भिन्नता देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ जहाँ आप स्थिति चेंज होगी, जहाँ जहाँ ऊंचाई बदलेगी, तो वहाँ पे जो है क्लाइमेट का वेरिएशन करना लाजमी है। तो आप कह सकते हो कि चारों के चारों फैक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी जगह की। फिर है विश्व में सबसे अधिक जो है वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे अधिक वर्षा ये होती है मानेसराम में, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इसके पीछे का कारण क्या होता है। जब आप मेघालय में देखोगे तो आपको
आपको जो 3 हिल्स देखने के लिए मिलेंगी, गारो, खासी और जैंतिया। इसके नीचे एक प्लेट्यू होता है जिसको शिलोंग प्लेट्यू बोलते हैं। तो जब मानसून विंड्स आती है और जाकर जो है जैंतिया हिल्स पे टकराती है तो वापस से इस प्लेट्यू पे टकराएंगी, तो बाहर तो वो निकल नहीं पाएंगी, फिर वापस से टकराएगी खासी पर, फिर नीचे आएंगी, फिर बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो फिर वापस से गारो पे टकराएगी और फिर वापस से जो है वो ये आपका जो नीचे मैंने प्लेट्यू बताया शिलोंग प्लेट्यू, इस पे टकराएंगी। तो ऐसी कंडीशन में जो है नीचे वो एक फनल शेप को क्रिएट कर देंगी और वो फनल शेप की वजह से ये जो इसमें जो हवा है, जो विंड है, वो ट्रैप हो जाएंगी और वहीं के वहीं घूमती रहेंगी। तो इसी वजह से जो पूरे आप देखते हो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपको इसीलिए देखने के लिए मिलती है क्योंकि वहाँ पर जो मानसूनी विंड है वो ट्रैप हो जाती है और वहीं के वहीं वो वर्षा करवाती रहती है। तो आपको ध्यान रखना सबसे अधिक वर्षा ये होती है मानसराम, ऑप्शन नंबर सी। फिर भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंध वर्षावन की अगर हम बात करें भारत में तो ये देखने के लिए मिलते हैं आपको कहाँ कहाँ। तो पहले आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा उत्तर पूर्वी के राज्यों में और साथ ही में पश्चिम घाट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3। फिर है हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे देश में जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं बेसिकली उष्णकटिबंधीय पतझड़, यानी कि ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंध पतझड़ वन देखने के लिए मिलते हैं और इन वनों को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये बहुत कम घने होते हैं और वर्ष के एक डेफिनेट एक निश्चित समय पर ही अपनी पत्तियों को ये लोग अपने शाखा से गिराते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो आपसे कथन दिए गए हैं 2। पहला है कि कंटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियां भी भिन्नता आती है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो सही है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहीं पर आपको कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपने वो कैक्टस देखा होगा, राजस्थान में बहुत देखने के लिए मिलता है क्योंकि पानी की कमी जब होती है तो उसको कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार जो वनस्पति है वो भी अलग अलग पाई जाती हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वो तापमान में कमी आती है, तो जो वनस्पतियाँ हैं उनमें भी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे, ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारी PDF जो है वो लॉन्च होने वाली है पॉलिटी की। मैंने लिंक भी आपको बताया डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वेबसाइट का जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो फाइल है, काफ़ी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद वो बनाई गई है। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि जाकर आप उसको परचेज़ कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत वो बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही में इस वीडियो के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, अगर आप कुछ भी एडिशन करवाना चाहते हैं वीडियोस में, कुछ नए टॉपिक पे डिस्कस करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगी उसी टॉपिक पर लेके आऊँ। कोई भी आपका डाउट रहता है, अगर वो डाउट कॉमन रहा, काफ़ी बच्चों ने लाइक किया, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अवेलेबल आपके लिए करा दूँगी। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच में है? तो सबसे लंबी भूमि सीमा रेखा ये है कनाडा और USA के बीच में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये देखिए कनाडा है, नीचे USA है, इसके बीच में जो ये लाइन है यही आपकी सबसे बड़ी भूमि सीमा जो कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो इसको अलग करता है तस्मान सी, ये भी ध्यान रखना है। भारत और चीन में हो जाएगी मैकमोहन और भारत और पाकिस्तान में कौन सी हो जाएगी? तो वो होगी रेड क्लिफ। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर है कि मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, यानी कि दीज कैन बी सर्वाइव इवन इन द सॉल्ट वाटर। दूसरी है कि सुंदरी इस प्रकार की वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, यानी कि सुंदरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं क्योंकि मैंग्रोव वन जो है वो खारे पानी में रह सकते हैं
और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और सुंदरी जो है वो इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। फिर है वन्य जीव सप्ताह, ये कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह की बात करें यानी कि वर्ल्ड लाइफ वीक, तो ये हम मनाते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी ये कहाँ पाई जाती है? तो जंगली बकरी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी हिमालयन रीजन में, मतलब जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर आपको वाइल्ड गोट देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान ये कहाँ पर है? जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड डंकी का, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको रन ऑफ कच्छ में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कच्छ के रन में आपको देखने के लिए मिलेंगे जंगली गधे। फिर है अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो आपसे पूछा है कि जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका वो यूरोप से किस टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर से अलग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दो आती हैं, पहला है आपका जिब्राल्टर जल संधि और दूसरी आपकी आएगी यहाँ पर भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। अब देखिए ऊपर ये आपका क्या है? ये है आपका यूरोप और नीचे है अफ्रीका, ठीक है। और इन दोनों को बीच में कौन अलग कर रहा है? ये सी है मेडिटेरियन सी, तो पहले तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक यहाँ पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आप यहाँ पे जो ये देश है इनको भी याद कर सकते हैं, स्पेन और मोरक्को के बीच में स्पेसिफिकली। तो ये आपका स्ट्रेट है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और स्ट्रेट का मतलब ये भी है कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी पे जाने का ये एक रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थला आकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जो चीज़ अलग करती है वो है आपकी स्वेज नहर पहली, दूसरी है लाल सागर और फिर है बाल अल मद्दब स्ट्रेट, यानी कि तीनों ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ये है एशिया और ये है अफ्रीका, यहाँ पर आपकी स्वेज कैनाल है तो ये भी आपको अलग करती है। ये है आपका यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला, तो ये भी ध्यान रखना है। आपका रेड सी हो जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर है आपका बाल अल मद्दब, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि अलग करता है एशिया और अफ्रीका को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर तो ये है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। तो आप देख सकते हो ये है किलिमंजारो की लोकेशन कहाँ पर है? ये तंजानिया में है। माउंट मैकिनले की बात करें तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसको माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। एकांक गुआ की बात करें तो साउथ अमेरिका की है और एल्बरुश की बात करें तो ये यूरोप की है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो यह माउंट किलिमंजारो जो कि स्थित है तंजानिया में। फिर है अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? तो एटलस पर्वत की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार है उत्तर पश्चिमी भाग में। अगर आप जैसे ये देखोगे अफ्रीका का मैप, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो जो ये वाला रीजन है ना आपका उत्तर पश्चिम वाला, तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा एटलस पर्वत का विस्तार। बेसिकली जो आपकी ये कंट्री है लाइक मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यहाँ पर आपको ये विस्तार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण है? तो ये जो लक्षण है ये है अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जो ये ग्रेट डिप्रेशन है ना, ये कहा जाता है कि काफ़ी समय के बाद, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना डिप्रेशन बढ़ जाएगा कि ये जो हिस्सा है ना दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा और बीच में यहाँ पर सी आपका बन जाएगा, यानी कि एक ओशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि जो महान भूभ्रंश घाटियाँ हैं वो है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील। वैसे देखिए जो नील नदी है ना, इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये इसकी दो मेजर आप कह सकते हो लाइंस आती हैं। पहली आपकी लेक विक्टोरिया से जो वाइट नाइल रिवर होती है, और एक लेक ताना से निकलती है आपकी ब्लू नाइल रिवर। तो ये दोनों चलती हैं और सूडान की कैपिटल है जिसका नाम है खार्तूम।
वहाँ पर जाकर ये मिलती है और फिर वहीं से ये आगे बनती है नाइल रिवर, और एट लास्ट ये गिरती है कहाँ पर, मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए विक्टोरिया झील है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। करीबा झील की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल लेक है, ये लार्जेस्ट जिम्बाब्वे में है। विक्टोरिया झील की बात करें तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तंजाना की बात करें तो ये केन्या में है। और अगर हम बात करें तुर्काना झील की तो ये लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। तो अभी मैंने बताया कि जो नील नदी है वो बनती है आपकी लेक ताना, लेक विक्टोरिया से निकलकर खार्तूम में मिलती है, आगे बढ़ती है और जाकर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है और यहीं पे अपना ये मुहाना बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो देखिए ये बात तो सही है कि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा दूसरा है कि विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये कथन भी है जो है वो सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है नीचे दी गई किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो ये स्थित है आपका जाम्बेंजी रिवर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जायरे को हम कॉन्गो रिवर के नाम से भी जानते हैं, और ऑरेंज की अगर हम बात करें ऑरेंज रिवर की तो ये साउथ अफ्रीका में है और साउथ अफ्रीका की सबसे आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ये है, आप इसको एक बार चेक कीजिएगा। लिम्पोपो नदी की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी मकर रेखा है ना उसको 2 बार ये काटती है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे पूछा विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये स्थित है जाम्बेंजी नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल अगर हम बात करें विश्व का तो ये है सहारा डेजर्ट। ऑप्शन नंबर बी। लोकेशन आप ये देख सकते हो, सबसे बड़ा ये डेजर्ट है आपका सहारा डेजर्ट, कहाँ पर अफ्रीका में, ठीक है। कालाहारी की बात करें तो ये बोत्सवाना में देखने के लिए मिलेगा आपको। थार की बात करें तो इंडिया। गोबी मरुस्थल की बात करें तो ये मंगोलिया चाइना वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई कथन है और आपको कारण देख के उसका आंसर बताना है। पहला है कि अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियाँ नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं होती। फिर कारण इसका दिया गया है कि नील और जायरे नदी के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। तो देखिए इसकी जो पहली स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन जो आर है मतलब जो रीज़न है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की जो दूसरी नदियाँ हैं ना वो ये तो नहीं चला पाती। इसका कारण है कि ये नदियाँ जो हैं वो ऊंचे पठारों पर स्थित है, तो वहाँ पर जो है बेसिकली जलप्रपात वगैरह ही बना पाती है, तो वो नाव वगैरह चलाने के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका मृत घाटी। ऑप्शन नंबर ए। हालांकि एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसमें अभी भी अल अजीज़िया ही दिया गया है जो कि लीबिया में है, लेकिन रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है वो है आपका मर्द घाटी यानी कि डेथ वैली, जो कि कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये हो जाएगी आपकी लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर सी। और विक्टोरिया आएगी दूसरे नंबर पर। ये आपकी 5 ग्रेट लेक हैं। कौन कौन सी, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो और लेक ईरी, ये भी ध्यान रखना है। और ये 4 जो है यूएसए कनाडा का बॉर्डर भी बनाती है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें ये पाई जाती है उत्तरी तटीय प्रदेश में और साथ ही में दक्षिण तटीय प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो होती है भूमध्य सागरीय जलवायु, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो वर्षा है वो शीत ऋतु में तो होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बहुत ही शुष्क
देखने के लिए मिलता है। और जो शीत ऋतु है वो ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ग्रीष्म में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये क्लाइमेट वहाँ पे कंडीशन बना रहता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि अगर ये ओरिजिनेट होती है ना ऐसे और यहाँ पे आके गिरती है, तो बीच में जो मकर रेखा है ना उसको एक बार यहाँ कट करती है और यहाँ कट करती है, तो बेसिकली 2 बार ये कट करती है किसको? मकर रेखा को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अमेज़न की बात करें तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ये। जाम्बेंजी की बात करें तो जो आपका विक्टोरिया फॉल है वो यहीं पर स्थित है। और ऑरेंज नदी की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी ये ऑरेंज रिवर ही है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे टेस्ट के 2 प्रश्न पूछती हूँ जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है कि निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? आंसर जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइएंगे। फिर है सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में, तो जो कथन सही है उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा पेड पीडीएफ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पॉलिटी की पीडीएफ बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जल्द ही आने वाली है। तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर, और साथ ही में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।